हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का आगे का टॉपिक होने वाला है दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपको पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स पता चले, आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा, और जहाँ पे जो जो की फैक्ट्स बन सकते थे मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इन क्लासेस की सीरीज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ इन क्लासेस की सीरीज़ को देख लीजिएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 5 AM के नाम से इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा देखो कल है सैटरडे, और आप ये बात जानते हैं कि सैटरडे को आपका स्पेशल क्लास रहता है सुबह 5 बजे। तो कल सुबह 5 बजे आपके लिए इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एक क्लास आने वाला है। मैम कल क्यों हम करने वाले हैं क्लास? देखो इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि 28 तारीख को दिल्ली वाला वो पेपर लगा हुआ है जिस पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उसके ऊपर एक क्लास होगा। कल दिन भी है ना, वही वाली बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर क्यों ना वो एक क्लास हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में अपनी सीरीज़ आगे स्टार्ट रहेगी जैसे कि चल रही थी। फाइन, चलो। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुबह के क्लास में आपका यहाँ पे जो सेक्शन चल रहा है वो आपका जीएस का सेक्शन चल रहा है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। दिस इज़ नॉट ओनली दिस, ये सभी को कवर करेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स का क्लास जो आप लोग यहाँ पे अभी तक गोला टिका के बैठे हुए हो, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बिना इसके आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो मेरे समझाने से भी फिर क्या होता है ना। आगे देखिएगा, आपका स्टैटिक जीके का क्लास होता है। ये क्लास कितने बजे? 10:30 बजे। कब से कब होता है? मंडे टू फ्राइडे होता है। दूसरा दोपहर में 2 बजे। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि इस वीक में ख़त्म हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक से आपके लिए कुछ नया स्टार्ट होगा। क्या होगा वो तो जब स्टार्ट होगा तब का तब देखेंगे। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेक्शन को। इसके अलावा क्लास का टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए। आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मार दिया होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज एस्टैब्लिश्ड। आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आयोग बनाया गया है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में इसको बनाया गया था। जब इसको बनाया गया था उसके बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, और उसके बाद में इसको 1992 में एक बिल आता है, फिर 1993 में इसको दोबारा से एक्ट के रूप में बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखो बनाया तो गया था 78 में, लेकिन बाद में इसके अंदर चेंजेस भी किए गए। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो कमीशन बनी है उसके हेड कौन है, तो मेरे को बताना पड़ेगा या तुम लोग बताओगे यहाँ पे? हाँ, नाम याद आ गया, विजय सांबला इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। अगला सवाल, Who determines the eligibility of the members of the finance commission? यानी कि जो फाइनेंस कमीशन होती है उसके अंदर जो सदस्य होते हैं उनको यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बाय द पार्लियामेंट। अब देखो, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए नियुक्त किया जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? उस कंडीशन में आंसर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा ये बताइए फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक संवैधानिक इकाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सिंपल सा तरीका है समझने का, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके संविधान के अंदर, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी आर्टिकल के अंदर दी गई है, तो आप उसे क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम दोगे। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई फिर वो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपको सुन के बिल्कुल भी शॉक नहीं लगना चाहिए कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। सिंपली बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में 10 सालों तक के लिए अगर काम किया है तो उसे यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे जो फाइनेंस कमीशन काम कर रही है वो कौन से नंबर की है? 15th नंबर की है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का रहता है। 15th नंबर की जो कमीशन काम कर रही है इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे NK सिंह जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इनकी किताब आजकल बड़ी चर्चा में चल रही है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर।
सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये सब पॉइंट ना तुमको बिल्कुल ऐसे चुटकियों में याद होंगे अगर तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो, मेरे साथ कंडीशन अप्लाइड। मुझे बाकी का नहीं पता, मुझे अपना पता है सर। ओके नेक्स्ट पे आइए। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? कौन है भैया? शेड्यूल्ड ट्राइब पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हर्ष चौहान जी हैं प्रेजेंट टाइम के इसके हेड। अच्छा यहीं पे आ जाओ, ज़रा एक बात और बता दें, जब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, वैसे आर्टिकल के ऊपर अलग से एक क्लास आएगा, लेकिन फिर भी यहीं बता देते हैं। हाँ जी सुनिएगा, देखो 3 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल नंबर 338, एक है 338A, एक है 338B। तो यहाँ पे देखो ये तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हो गया, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आजकल एक अमेंडमेंट किया जा रहा है। अमेंडमेंट नंबर 102 किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि जो ओबीसी है ना, बैकवर्ड क्लास जो है, इसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज बनाई जाएंगी, जैसे कि मराठी लोग हो गए, जाट लोग हो गए, गुज्जर लोग हो गए, इन सबको इसी के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में जो संशोधन करने की बात बोली गई थी, ये संविधान में संशोधन जब किया जाएगा तो इसमें ये वाला आर्टिकल नंबर जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि हम एक बार फिर से अमेंडमेंट करेंगे और फिर से अमेंडमेंट करने के बाद में जो आर्टिकल नंबर यहाँ पे जो अमेंडमेंट नंबर यहाँ पे बनेगा वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अभी इसका अप्रूवल आना बाकी है। फिलहाल यहाँ तक की कहानी को याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल जुड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपीयर इन। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इसमें से कहाँ पे जाके बैठ सकता है? तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, कौन सा कलर लें? ये वाला कलर लेते हैं, है ना, ठीक लग रहा है ना, ब्लैक के ऊपर ब्लैक थोड़ी ना चलेगा। ओके सो जब हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आर्टिकल नंबर 76। तीसरा पॉइंट प्रेजेंट टाइम पे कौन है? के वेणुगोपाल हैं। अगला सवाल, इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इनका अगर रिमूवल करना होगा, इनको इनकी पोस्ट से हटाना होगा, तो भी कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट ही इनको हटाएंगे। अगर कहा गया कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो इनका क्वालिफिकेशन बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। अच्छा, कार्यकाल कितना है? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड, ये टाइम से पहले भी हटाए जा सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। इनके ऊपर जब हम बोले ना डिपेंड करेगा, समझ जाना कि हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो पावर ही नहीं है ना, काय की पावर है इनके पास में। और हाँ एक चीज़ और, पावर से याद आया कि जब आप लोग सुबह सुबह उठ के क्लास देख रहे होते हो, है ना, आज मैंने लाइव वाले कमेंट पढ़े थे ना, इसलिए मुझे याद आया, जब आप लोग सुबह सुबह क्लास देख रहे होते हो तो ये आपस में चिट चैट क्यों कर रहे थे? हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हो, ये क्या चल रहा होता है भाई? पढ़ने के लिए उठे हो कि वहाँ गपशप करने के लिए उठे हो? हैं? तो प्लीज़ ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड किया करिए, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया करिए। पढ़ाई कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, और नहीं करोगे तो बस यहीं बैठे रह जाना, चले जाएगी पूरी दुनिया लद्दाख घूमने, तुम यहीं रह जाना, ठीक है। चलो, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आया कि ये सारे क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और बनती है भाई, ये बताओ कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, तो ये सेंटर में ही सिर्फ काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर में ही काम करता है, और जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर एडवाइस देने की इनकी जिम्मेदारी होती है। आई विल अगेन रिपीट, अगर कोई भी आप में से ऐसा है जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नया सा है, तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 29 सितंबर से, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी ही स्टार्ट होने जा रही है। और अब तो आपके पास में ऑफ़र भी है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका ARO हो, RO हो, लेखपाल है, SSC है, NDA, CDS, एनी एग्जामिनेशन जिसमें GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, तो ये सारे बैचेस आपको पता है कितने में मिल रहे हैं? 4200 में मिल जाएंगे। कैसे? अभी क्लास के आखिरी में बात करेंगे। और ये कब तक के लिए है? टिल 24 सितंबर। इसके बाद में इसके प्राइस दोबारा से इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, तो अभी बात करेंगे। सो द पॉइंट इज कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो कहाँ पे जाके बैठ सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बैठ सकता है। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर जाके नहीं बैठ सकता?
सोचा है कभी इसके बारे में? सुनो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जाके बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्रवाई होती है उसके अंदर वो बोल नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट, इसके पास में राइट ये होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, कंडीशन अप्लाइड है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये हाई कोर्ट में जाके बैठ सकता है, ऐसे ये हाई कोर्ट में जाके नहीं बैठ सकता। इसके पास में राइट ये भी होता है कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी बैठ सकता है, यानी कि अगर लोकसभा में जाके बैठना चाहता है बैठ सकता है, राज्यसभा में जाके बैठना चाहता है बैठ सकता है, कोई मनाही इसको नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु अपॉइंट्स द कैग? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है इनका। देखो, जब हम कैग बोलेंगे तो ये आर्टिकल हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेफिनेटली भैया आर्टिकल लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। सेकेंड पॉइंट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनको हटाना होगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। इनके लिए कार्यकाल क्या हो जाएगा? वही सेम रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ठीक है, ओके। इनका जो फंक्शन होता है वो आर्टिकल नंबर 149 के अंदर होता है। ये क्या करते हैं? जितनी भी कोई भी अगर स्कैम हो जाता है, जैसे मान लो कोई घोटाला वगैरह हो गया, तो जब भी कोई स्कैम होता है तो उन सब की जांच करने के लिए इनको बैठाया जाता है। इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी ये रिपोर्ट को बनाएंगे, और रिपोर्ट को बनाने के बाद में रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट को सौंप देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इस रिपोर्ट को लेके जाते हैं पीएसी के पास, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, लोक लेखा समिति के पास, और यहाँ पे पहुँचने के बाद में ये ऑडिट करती है इसी रिपोर्ट को, और फिर यही रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पढ़ के सुनाई जाती है। पीएसी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, हम आपको बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी प्रेजेंट टाइम पे कैग की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सवाल, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भैया कोई और है? कौन है? ज़रा वो आंसर करके बताना। और इनके लिए आर्टिकल नंबर आपको अलग से देखने को मिलता है, ये दोनों आर्टिकल इनके लिए हो जाएंगे। तो ये और ये दोनों में फ़र्क है, दोनों को एक साथ मिला मत देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 330 से लेके 342 के बीच में आपको जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं? चलो, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। इसका आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। सुनो, मैंने आपको बोला था ना आर्टिकल्स के ऊपर अलग से एक क्लास आएगा भी अभी, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये 4 आर्टिकल आपसे पेपर में छप के आते हैं हर बार। ये आर्टिकल कहता है क्या? सुनो, रिजर्वेशन कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। ये आर्टिकल कहता है रिजर्वेशन कहाँ? लोकसभा के अंदर। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है विधानसभा के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर में सवाल आपसे छपता ही छपता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर SC और ST के लिए रिजर्वेशन, यहाँ पे एंग्लो इंडियंस। अब बीच में बोल मत देना कि मैम एंग्लो इंडियंस तो हट गया है, वो तुमको भी पता है, हमको भी पता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट बता रहे हैं पहले वो पॉइंट सुन लेना है। बीच में बोलेंगे टक से करके, अरे मैम ये तो हट गया, अरे नहीं मेरे को भी पता है, मैंने ही पढ़ाया है तुमको। सुनो, एंग्लो इंडियंस के लिए फिर ये हो जाएगा SC ST रिजर्वेशन कहाँ पे? विधानसभा के अंदर। ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन कहाँ पे? विधानसभा के अंदर। अब सुनो, ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो आर्टिकल है, और ये हाँ, और जो ये वाला आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल के लिए अमेंडमेंट याद रखिएगा, 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ है, कहा गया है कि इनके लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इनको उड़ा दो। ये एंग्लो इंडियन जब स्टेट के अंदर अपॉइंट होते हैं तो 1 होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। और यही एंग्लो इंडियन जब सेंटर यानी पार्लियामेंट यानी लोकसभा में होंगे तो 2 होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? सिंपल है, आर्टिकल नंबर 280 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 275 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 275 कहता है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है? जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार से सहायता मांगी जाती है। कहा जाता है कि हमारे पास में पैसा है तो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा आप हमको दे दो ताकि हमारे यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाए। तो ये और भी ज़्यादा वाला जो क्राइटेरिया है ना, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। और ये पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगला सवाल, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन
ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेंगे, जो अपॉइंटमेंट करेगा उसी के पास में रिपोर्ट जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में तो बताता है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता है कि ये जो पोस्ट है ये कौन से आर्टिकल में आती है। वैसे अभी मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा घुमा के बनाया गया है। जानते हो ना, हमारी टीम ना कभी कभी, समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा मरी जुबाना से ज़्यादा इफेक्टेड रहती है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन जवाब तो वही निकल के आएगा। कोई ना, इसमें से 2-3 सवाल ऐसे ही बना देते हैं। देखो ये रहा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी जो सारी की सारी फंक्शनिंग है वो कौन से आर्टिकल में आती है, ये लो नया आर्टिकल निकल आया, आर्टिकल नंबर 88 में आती है। आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कहता है। आर्टिकल नंबर 148 क्या कहता है? कैग के बारे में बताता है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा, एक टॉपिक बचा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बचा हुआ है अभी। आर्टिकल 127 देखा तो मुझे याद आया, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? कौन अभी तक नहीं बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, डेफिनेटली। ये लास्ट टाइम पे अपनी पोस्ट पे जब थे तो प्रेसिडेंट थे, जिनको क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु बियर द सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस ऑफ द यूपीएससी? यूपीएससी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो कमेटी बनती है उस कमेटी के अंदर 9 मेंबर या फिर मैक्स टू मैक्स 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 9 और 11 का पूरा एक ग्रुप होता है, इन लोगों की जो सैलरी होती है वो सैलरी कहाँ पर आती है या फिर इसको डिसाइड कौन करता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो सैलरी है ये हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड करी जाती है। यूपीएससी जो है ये आपके आर्टिकल नंबर 315 में आता है। स्टेट के अंदर जो स्टेट पीएससी होता है, जैसे कि यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, पंजाब पीएससी, गुजरात पीएससी, एमपी पीएससी, तो इसके लिए भी आर्टिकल नंबर 315 ही होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब मेंबर्स अपॉइंट होंगे, सेंटर में है ना, तो प्रेसिडेंट करेंगे, यहाँ पे जब मेंबर्स अपॉइंट होंगे तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम 11 का पैनल बन सकता है। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकी सैलरी वैलरी कहाँ पे जाएगी? तो ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझना, फंड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सेंटर की बात कर रहे हैं, स्टेट में भी होते हैं, सेंटर में भी होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेंटर की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 266 हो जाएगा। और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्या है? कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 267 में। इसी को इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। अभी आप देख रहे हो कि पीएम केयर फंड के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए थे, तो पीएम केयर फंड को भी इसी वाले फंड के अंदर रखने की बात बोली गई थी कि भाई इसको इसके अंदर रख दो, हमें पैसा चाहिए होगा तो हम पैसा ले लेंगे। अब लेकिन उसको इसके अंदर नहीं रखा गया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 फंड बने हैं इसमें से पैसा निकाला जाता है। यहाँ से पैसा निकालना है तो यहाँ से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? पार्लियामेंट से। और यहाँ से अगर पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एडवोकेट जनरल के बारे में बताता है? अब देखो ये भाई साहब जो है ना, ये स्टेट के अंदर काम करते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल था, बिल्कुल उसी तरीके से एडवोकेट जनरल काम करता है। एडवोकेट जनरल स्टेट के अंदर काम करता है, अटॉर्नी जनरल सेंटर के अंदर काम करता है। एडवोकेट जनरल भी सलाह देता है, अटॉर्नी जनरल भी सलाह देता है। एडवोकेट जनरल लीगल मुद्दों के ऊपर बताता है, अटॉर्नी जनरल भी लीगल मुद्दों के ऊपर बताता है। अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ क्या? इंडिया, और इनको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात है ना, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर कितना होगा? 165 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है तो यही करेंगे, कौन? गवर्नर करेंगे। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ, अगर इनको हटाने की बात करी जाएगी तो इनको हटाएगा कौन? तो ये ध्यान रखना कि इनको अगर सस्पेंड करना होता है तो सस्पेंड भी कौन करेगा? गवर्नर करेगा। लेकिन जब इनको हटाने की बात आएगी तो हटाने के टाइम पे यहाँ पे कौन आ जाएगा? ठीक है, यही सेम क्राइटेरिया होता है यूपीएससी की कंडीशन में भी। यूपीएससी के अंदर भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर।
हटाने के लिए अभी प्रेसिडेंट आएगा, सस्पेंड कौन करेगा? गवर्नर। लेकिन अगर हटाना है तो कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा। अगला, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है अटॉर्नी जनरल के बारे में? लीगल एडवाइजर होता है केंद्र सरकार का, करेक्ट है। सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ओके। दूसरा, वोटिंग राइट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, कैसी बात करती है। अगला तो हो ही नहीं सकता था, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से याद रखना कि जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। तो ये जो स्पीकर होता है इसके पास में लोकसभा को हेड करने का तो राइट होता है, लेकिन अगर मान लो कि किसी कंडीशन पे कोई बिल आया है, कोई प्रस्ताव आया और उसके ऊपर वोटिंग करनी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वोटिंग करने का राइट स्पीकर के पास में नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि जो स्पीकर है उसका वोट चाहिए ही चाहिए, तो ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है जब कोई बिल आया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से उसके ऊपर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर टाई हो गया, यानी कि बराबर के वोट मिले। तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्पीकर का जो वोट होता है यही डिसाइड करता है कि बिल पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके पास में राइट नहीं होता है, ओके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? वही सेम आर्टिकल होगा जो अटॉर्नी जनरल के लिए दिया जाता है, वही सेम आर्टिकल इनका अपॉइंटमेंट भी करता है। अपॉइंटमेंट के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना। अगला, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन, तो आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा। क्या पूछा जा रहा है? हु अपॉइंट्स द जॉइंट चेयरपर्सन, थोड़ा ध्यान देना वरना फिर यहाँ पे घपला हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे मैम अभी तो आप बोली थी कि स्टेट वाले में क्या होगा? गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, सस्पेंड करना है तो गवर्नर करेगा, और अगर यहाँ पे रिमूवल होगा तो प्रेसिडेंट करेगा। तो फिर मैम इसका आंसर प्रेसिडेंट क्यों है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए था। ज्वाइंट लिखा हुआ है, ऐसे लिख कर आता है ज्वाइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट का कंबाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पंजाब हरियाणा है ना। अब ये क्या है? दो स्टेट हैं लेकिन इनकी कैपिटल क्या है? सेम है। अब मान लो इन दोनों स्टेट ने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, दोनों का पीएससी का जो पेपर है वो भी कॉमन करा देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है भाई कॉमन करा लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया जाता है, और इनको अपॉइंट करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल में जॉइंट लिख कर आएगा, यानी कि दो राज्यों का एक कॉमन होगा, तो उस कंडीशन पे आपको प्रेसिडेंट मार्क करना पड़ेगा। अगला, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कैग, कैग का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो मैंने अभी आपको बोला था कि इनका जो कार्यकाल होता है वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, या तो 6 साल पूरे होंगे या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज पूरे होंगे। अच्छा, क्या ये समय पूरे होने से पहले इनको हटाया जा सकता है? डेफिनेटली। कौन? राष्ट्रपति हटाएंगे। अगला, द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। अब यूपीएससी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? जो अपॉइंटमेंट करेगा उसको सबमिट करेगा। सिंपल है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो रिपोर्ट भी इन्हीं को देगा। सिंपल है, सिंपल ऐसे समझो ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे तुम क्लास के मॉनिटर हो, अब क्लास का मॉनिटर जिसने तुमको बनाया तुम उसी के पास में तो जाके चुगली करोगे ना, किसी और को तो बता नहीं दोगे। तो वही कहानी यहाँ पर है कि जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर रहा है उसी के पास में जाके आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना, यूपीएससी के चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम में कौन है? पुराने मत बता देना, नए पूछे हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से संवैधानिक इकाई कौन सी है? देखो ढूंढो, इसके लिए आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सही बात है। अब इसके लिए आर्टिकल है क्या? तुमको क्या लगता है क्या? पता नहीं, इसके लिए आर्टिकल है क्या? है। अच्छा, बचे दो यहाँ पर, माइनॉरिटी कमीशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा डी वाला। देखो सिंपल सी बात है। देखो, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछता है तो वहाँ पे उसका आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी मैंने आपको बोला कि इसके लिए अमेंडमेंट किया जा रहा है, और अमेंडमेंट होने के बाद में आर्टिकल हो जाएगा। तो जब आर्टिकल हो जाएगा तब का तब देखेंगे, अभी तो नहीं है ना।
तो अभी आप इसको स्किप करोगे। ठीक, अगला माइनॉरिटीज़ के लिए कहाँ पर है, माइनॉरिटी के अफेयर के लिए या फिर माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए आर्टिकल ज़रूर है, बट इसके नेशनल कमीशन के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट सर्विस कमीशन। तो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टेट के अंदर जब सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है तो वो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, अगला, फॉर हुम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड द गाइडर। देखो, कैग जो होता है ना, कैग की रिश्तेदारी सिर्फ राष्ट्रपति तक की चलती है, उसके अलावा उसको किसी के बारे में नहीं पता होता। अब तुम ये मत कहना कि मैम ये तो सब ऐसे ही बता रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना होता है, आज के टाइम पे ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, आज के टाइम पे क्या होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि पेपर के अंदर जब सवाल आएगा ना, तो तुम ये नहीं लिख के आओगे इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे कहानी में बदलाव आ चुका है, कहानी में ट्विस्ट के लिए संपर्क करें और नीचे अपना फ़ोन नंबर, ये नहीं करके आना है तुमको यहाँ पे वही आंसर मार्क करना है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जब मैंने बोला कि ये जो है इनकी दोस्ती किसके साथ होती है, प्रेसिडेंट के साथ में, तो अब ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के साथ में ही ये एज अ फ्रेंड भी रहेंगे, फिलोसफर भी रहेंगे और गाइड के रूप में भी काम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम तो फिर ये कैसे आ गया, भैया ऑप्शन में देखो यहाँ पे कहीं पे प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि मैम तो नन ऑफ दीज दिया हुआ है, हम इसको मार्क कर दें। बिल्कुल आप इसको मार्क कर सकते हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे पीएसी लिखा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट के बाद में ये रिपोर्ट पीएसी के पास जाएगी और पीएसी के बाद में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास में जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको प्रेसिडेंट दिया होता तो आप प्रेसिडेंट मार्क कर देते, बट आपको प्रेसिडेंट नहीं दिया है, पीएसी लिखा है, तो आप क्या मार्क करेंगे, पीएसी मार्क करके आएंगे। ठीक है, दिस विल बी द क्राइटेरिया। पीएससी के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 22 होते हैं और यहाँ पे 15:7 का रेशियो रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द SPSC गिव्स हिज रिजिग्नेशन टू हुम, ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो मैंने अभी आपको बताया अपॉइंटमेंट और सस्पेंशन गवर्नर देखेगा और अगर हटाने का होगा तो प्रेसिडेंट देखेंगे। बस यही वाला पॉइंट था जो आपको याद रखना है। हु डिटरमाइंस द सैलरी, अब इनकी सैलरी कहाँ जाएगी, तो कैग की जो सैलरी है वो कहाँ पे आएगी, हमेशा याद रखना पार्लियामेंट डिसाइड करेगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जाएगी। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 266 से इनकी सैलरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जिसके अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया गया है। तो पार्ट नंबर 14 के अंदर ये दिया है। पार्ट नंबर 15 की बात करोगे तो इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वॉज एस्टैब्लिश अंडर द विच आर्टिकल नंबर, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था 338 हो जाएगा, बट आगे चल के इसके अंदर अमेंडमेंट होता है। मुझे वो अमेंडमेंट नंबर ज़रा एक बार इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हिंट दें, हाँ हिंट दे ही देते हैं, वरना कहोगे कि मैम ने ऑप्शंस नहीं दिए और सवाल पूछ लिया। चलो अब बता दो, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा वाला इसमें से अमेंडमेंट हुआ था जिसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग हो गया था। मुझे यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर बता दो। ठीक है, चलो तो ये तो बातें हो गई आज के सेशन के बारे में। अब देखो भैया, ये याद रखना, ये कब तक के लिए भूल गए हम खुद, हाँ 24 सितंबर तक के लिए आपके पास ऑफर है। क्या ऑफर है, क्लास को क्विट करने से पहले सुन लिया करो, हो सकता है कि शायद आपके नहीं तो किसी दोस्त यार के काम आ जाए। सुनिएगा, क्या हुआ है भैया, 15% तक जो प्राइजेज हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। बहुत ही गजब बात हो गई, यानी कि जब आप अब 1 साल के लिए बैच को ज्वाइन करोगे तो 1 साल के बैच की जो फ़ी है वो है 4973 रुपीज़ और इसके ऊपर जब आप कोड लगाओगे कृति 10 तो ये अमाउंट 10% और कम हो जाएगा। और इसके बाद में जब तुम अपने कॉइन्स लगाओगे जो तुमको स्पेशल क्लासेस में मिले हैं तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा। तो करीबन ये जाके बैठेगा कितना, 4200 रुपीज़ के आसपास। और ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 29 से। लेकिन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये स्पेशल ऑफर आपके पास में 24 तक के लिए, यानी कि 24 तारीख तक ज्वाइन कर लो और आपका नया बैच तो स्टार्ट होने जा ही रहा है 29 से। और क्या चाहिए, कहानी सेट है ना। इस बैच के अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में एवरीथिंग, अर्थमेटिक हो, आपका
ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। उसी तरीके से जीएस में भी आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। चाहे आप एआरओ के लिए पढ़ो, आरओ के लिए पढ़ो, एसएससी के लिए पढ़ो, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना बस इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको ईएमआई में भी ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है 4200 रुपीज़ आप एक बार में पे करो। यू कैन ज्वाइन इट बाय पेइंग दिस मच रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। आप इसके हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के क्लास में। क्लास का टाइम कितना है, समय पे क्लास में पहुंच जाइएगा, छूटा ना करे कोई चीज़। ओके, चलो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, और कल बता दिए कल इकोनॉमिक्स का क्लास रहेगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।